नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार आ रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार आए थे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को शपथ दिलाने के लिए। दूसरी बार आए कार्यकर्ताओं से संवाद और विधायकों को प्रशिक्षण देने के लिए। और तीसरी बार आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ। जयपुर की सैर करेंगे। जयपुर राजस्थान दुनिया भर में पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह में से एक है और गुलाबी शहर में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ देश के प्रधानमंत्री की ये पर्यटक मुलाकात जो है, एक तरह से ये कितना राजस्थान में पर्यटन और व्यापार की संभावनाओं को तलाश रही है, ये तो एक सवाल है ही। दूसरा सवाल ये भी है कि राजस्थान को, जयपुर को इतनी अहमियत देने के मायने क्या है, मतलब क्या है, और इससे राजस्थान वासियों की किस्मत में क्या फर्क आने वाला है। राजस्थान की जनता, व्यापार, समृद्धि, अर्थव्यवस्था, इन सब पर इन यात्राओं का क्या असर होने वाला है। अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ गोविंद छिपा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, राजकुमार शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, राधेश्याम उपाध्याय आम आदमी पार्टी से भी हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार, राजेंद्र मधुकर जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो हमारे गोविंद छिपा जी और राजकुमार जी मुझे विंडो में नजर नहीं आ रहे। राधेश्याम उपाध्याय जी, जब आप, राजकुमार जी क्योंकि सबसे पहला जी, राजकुमार जी माफी चाहूंगी, राधेश्याम जी आपके पास राजकुमार जी से बात करने के बाद आऊंगी। तो राजकुमार शर्मा जी, जब आप देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इतनी फ्रीक्वेंट जयपुर की यात्राएं करते हैं और अब तो देश ही नहीं बल्कि फ्रांस दुनिया का मतलब एक बड़ी शक्ति, और वहां के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आ रहे हैं और जिस तरह से आ रहे हैं, जयपुर की सैर करेंगे, पर्यटक स्थलों पर जाएंगे, उससे आप क्या देखते हैं राजस्थान में इसके मायने। देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जयपुर की यात्रा पर आ रहे हैं, छोटी काशी में आ रहे हैं, गुलाबी नगरी में आ रहे हैं, मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से फ्रांस के राष्ट्रपति जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो आए और फ्रांस के राष्ट्रपति जी जयपुर को, जयपुर की संस्कृति को, जयपुर की जो छोटी काशी कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, उसको बारीकी से देखें। उनका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री उनके साथ होंगे। अब वो क्या देकर जाएंगे देश के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति जी के साथ मिलकर के, ये तो अभी कहना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है निश्चित तौर पे बहुत देखने योग्य है। चाहे हवा महल हो, चाहे गोविंद देव जी का मंदिर हो, चाहे वो जल महल हो, चाहे वो आमेर का महल हो, आमेर की शीला माता का मंदिर हो, निश्चित तौर पे हमारा जो परकोटा है वो बहुत खूबसूरत है। और पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने पिछले लंबे समय से शानदार कार्य किए। हमने वहाँ सारे के सारे बिजली के तार जमीनों में दबा दिए, सारे नाले अंडरग्राउंड कर दिए, वहाँ बिजली के पोल भी ऊपर नहीं दिखते हैं। तो निश्चित तौर पे जयपुर का बहुत विकास हुआ है। जयपुर हेरिटेज जो निगम हमारा है, कांग्रेस पार्टी के वहाँ मेयर है, निश्चित तौर पे उन्होंने भी वहाँ शानदार काम किया है। तो कल जयपुर में निश्चित तौर पे फ्रांस के राष्ट्रपति जी और देश के प्रधानमंत्री जब रोड शो करेंगे, दौरा करेंगे, देखेंगे, बारीकियों से समझेंगे, तो निश्चित तौर पे जयपुर बहुत उनको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। और राजस्थान में, जयपुर की राजधानी में टूरिज्म बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे यहाँ बहुत शानदार शानदार जयपुर की रजाइयाँ फेमस है, जयपुर की फेनी फेमस है, जयपुर के चूड़े भी यहाँ फेमस है, मोजड़ी जिसको बोलते हैं जूतियाँ, वो भी यहाँ की बहुत फेमस है। तो निश्चित तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति को यहाँ की सब चीजें बहुत पसंद आएगी और वो यहाँ के पर्यटन स्थलों को देख करके निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे और यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। राजकुमार जी, आप बधाई के पात्र हैं। विपक्ष में रहते हुए मीन मेट निकालने की बजाय आप बहुत ही स्पष्टता से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इससे राजस्थान के लिए बेहतर आर्थिक अवसर, पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। तो सवाल ये उठता है राधेश्याम उपाध्याय जी कि ऐसे में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को रफ्तार और गति मिलेगी इस तरह की एक्टिविटीज जब बढ़ेगी। देखिए कि अगर हमारे राजस्थान में, और वो भी जयपुर गुलाबी नगरी के अंदर, कोई विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और बड़ी अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे कि आत्मनिर्भर बने, और इसको लेकर भी फ्रांस तो वैसे भी सक्रिय है ही, और
दो देशों के अंदर जो आपसी समझौते हैं और व्यापारिक समझौते बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों को भी रोजगार के आयाम स्थापित होंगे और एक अच्छी व्यवस्था होगी और होना भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से राजकुमार जी ने कहा कि कुछ कमियां थोड़ी बहुत रह सकती है, लेकिन उन पे भी सुधार हो जाएगा। और मेहमान जो आ रहा है वो हमारे लिए तो एक अतिथि है और हम उसका स्वागत करते हैं। जी, अतिथि का स्वागत करते हैं। पधारो हमारे देश, राजस्थान की टैगलाइन है। राजस्थान जाना जाता है यहाँ की जो मेहमान नवाजी है उसके लिए, और राजस्थान में आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री के साथ। राकेश वशिष्ठ जी, जब आप देखते हैं कि एक राज्य का मुखिया जो है, मतलब देश का, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, वो 40 दिनों में तीसरी बार अगर गुलाबी शहर और राजस्थान आ रहे हैं, तो इसका मतलब राजस्थान कितना अहम है प्रधानमंत्री के लिए। और दूसरा इसका पक्ष ये भी है कि राजस्थान दरअसल कितनी अहमियत रखता है कि यहाँ पर तीसरी बार प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है। देखिए मीरा जी, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप पिछला 9 साल 10 साल का कार्यकाल देखें तो उनका शुरू से ही पर्यटन उद्योग को विकसित करने पर बल ज़्यादा रहा है। उन्होंने जितनी भी विदेश यात्राएं की, पहली विदेश यात्रा से लेकर के अब तक की विदेश यात्रा, जिसमें उन्होंने अपने भारतवासियों की सभाएं आयोजित की, उन सब में उन्होंने बड़े पुरजोर शब्दों से इस बात के लिए उनको आह्वान किया कि वो भारत के पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए यहाँ के जो लोकल अपने नागरिक हैं उनको पर्यटन के लिए भेजें और इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो एक बार भारत जाकर के वहाँ के पर्यटन स्थलों का अवलोकन करें। उनका ये बात, उनका बड़ी लंबी सोच है। पर्यटन उद्योग के विकसित होने पर जो उसका असर आता है वो कई क्षेत्रों में आता है। वो रोजगार पे आता है, रोजगार उपलब्ध होते हैं। आपके लोक संगीत पर आता है, तो लोक संगीतकारों को रोजगार मिलता है। आपके व्यापारियों को आता है, उनको रोजगार मिलता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बहाने डेवलप होता है। और भी कई कारण हैं जो इसकी देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए एक अच्छा सिग्नल प्रस्तुत करते हैं। जहां तक राजस्थान में आने का सवाल है, राजस्थान में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और राजस्थान के अंदर जितना विदेशी टूरिस्ट आता है उसका 1/3, हिंदुस्तान के अंदर जितना विदेशी टूरिस्ट आता है उसका 1/3 राजस्थान के अंदर आता है। और उसमें भी फ्रांस और आपका ब्रिटेन का टूरिस्ट, इसमें इनकी सबसे ज्यादा अहमियत है, सबसे ज्यादा संख्या में ये आते हैं। ये फैक्ट है, सरकारी फैक्ट है। अब स्थिति क्या हुई है अब तक, तो राजस्थान का पर्यटन का विकास आप लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। बाकी लोग जी राजस्थान में पर्यटन को के लिए 1956 में इसका स्वतंत्र प्रभाव शुरू हुआ। 1979 में आरटीडीसी बनी। आरटीडीसी ने जगह जगह अपने होटल्स खोले, मोटर्स खोले और मोटिवेट करने का काम शुरू किया। लेकिन दिक्कत क्या आई कि सरकारी तंत्र की जहाँ इस तरह की अवधारणाएं ज्यादा विकसित हो जाती हैं तो वो ज्यादा सफल नहीं हो पाती और उसका नतीजा ये हुआ कि जितने आरटीडीसी के होटल थे, जितने मोटर्स खोले या और भी सारी व्यवस्थाएं की, वो सब एक सफेद हाथी साबित हुई और वो धीरे धीरे कमजोर होती गई और कई जगह पर बंद हो गई। उनको किराए पे भी दे दिया, कुछ पे ताले लग गए। जी अब आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ आपको पर्यटन इनको उद्योग को अगर आपको विकसित करना है तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें यातायात के साधन है, आपको इसको भी डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ इस बात के लिए करना पड़ेगा कि आपका जो टूरिस्ट आता है उसको समुचित सुविधा मिले। ये प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा हो सकता है। 1989 में राजस्थान सरकार ने इसको उद्योग का दर्जा दिया तो इससे उसका रिजल्ट काफी पॉजिटिव आया। हम देखते हैं जयपुर के अंदर जो बड़ी बड़ी शहर है वहाँ होटल्स में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज्यादा विकसित हुए
अब पहले जैसी स्थिति नहीं है, आम पर्यटक के लिए ठहरने के पर्याप्त प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से राजस्थान में डेवलप हुआ टूरिज्म के लिहाज से, लेकिन आरटीडीसी राजस्थान गवर्नमेंट का जो वेंचर है वो पूरी तरह से, मतलब इतनी दुर्दशा में, जितनी आरटीडीसी की प्रॉपर्टी है राजस्थान में, किसी इतनी बदहाली किसी भी दूसरे सेक्टर में मुश्किल ही होगी। गोविंद छिपा जी, क्या ये उम्मीद की जाए कि प्रधानमंत्री के आने से जो संदेश देने की कोशिश है उसे जमीन पर उतारने में आरटीडीसी का भी पुनरुद्धार होगा और भी पर्यटन के क्षेत्र में जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे? देखिए, मैं राकेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। भारत में फूड इंडस्ट्री, धार्मिक पर्यटन और दूसरे तरीके का पर्यटन, ये वाकई एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का काम करता रहा है, आगे भी कर सकता है। जहां तक फ्रांस की बात है, फ्रांस से हमारे रिश्ते हमेशा मधुर रहे हैं। एक जमाने में जब हम पहला परमाणु परीक्षण करना चाहते थे 74 में, तब अमेरिका ने जब साफ मना कर दिया था, तो उस समय भी जब हमारे देश को बहुत इतना महत्व नहीं मिलता था विश्व बिरादरी में, तभी फ्रांस ने हमारा साथ दिया था। और इस समय में जब हमारा देश विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तो निश्चित रूप से अगर पर्यटन को शक्ति और गति मिलती है तो हमारे देश को रेवेन्यू भी जनरेट होगा, हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएगी। और आरटीडीसी की जहां तक बात है, देखिए, जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ घूमेंगे, देखेंगे यहाँ के महल और यहाँ के जो जौहरी बाजार में जो इनकी जो यात्रा है त्रिपोलिया से लेके सांगानेरी गेट तक, जो पुराना जयपुर है, जो हमारी विश्व की धरोहर, जो हमारे जयपुर की धरोहर है, जिसकी वजह से जयपुर को जाना पहचाना जाता है। आप देखिए कि जयपुर को जो है भारत का पेरिस कहते हैं, भारत का पेरिस कहते हैं हमारे जयपुर शहर को, और फ्रांस की राजधानी भी पेरिस है। तो देखिए ये कितनी एक, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं एकदम तो नहीं कहूंगा ये बात, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में कहीं ना कहीं उस पेरिस से इस पेरिस को इंटरकनेक्ट करने की जो भावना शायद उनके मन में रही होगी। नहीं तो वो जोधपुर भी जा सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि पर्यटन की संभावना उदयपुर में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, जोधपुर में बहुत अच्छी संभावना है, लेकिन जयपुर को उन्होंने चुना, और मेरे विचार से बिल्कुल सही चुना है। क्योंकि जयपुर, एक कोई भी जो व्यक्ति आएगा वो जयपुर और उदयपुर, जोधपुर, ये तो 3 स्टेशन जरूर जाता है। उसमें भी अगर जोधपुर उदयपुर को भी टाल दे तो जयपुर तो आता ही आता है, क्योंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसलिए ये जयपुर उनका आना और ऐसे समय में आना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जबकि आने वाले समय में आप देखिए कि फ्रांस हमारे स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है हमेशा, और इसके लिए वो चीन तक से एक तरह से लड़ गया है हमारे लिए। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का इस समय जयपुर आना कई मायनों में भारत के लिए और हमारे राजस्थान वासियों के लिए, जब हम जयपुर शहर के वासियों के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो जगदीश शर्मा जी, सुरक्षा परिषद में, यूएन में जो स्थिति है, वहां से लेकर जयपुर की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का पर्यटन, टारगेट बहुत एक नहीं कई सारे, जैसे आप कह रहे थे कि राम मंदिर में टारगेट एक नहीं है, लेकिन इतने सारे टारगेट एक साथ रखना संभव कैसे होगा पूरा करना, जगदीश जी? मीना जी, ऐसा है, ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है, नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी है, नरेंद्र मोदी का विजन है। उनका स्टाइल ही ऐसे ही है काम करने का। जब काम करते हैं तो वो इसी ढंग से करते हैं, वरना दिल्ली भी आकर रुक सकते थे सीधे ही, क्योंकि उनको कल 26 जनवरी का जो हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है दिल्ली में, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया। आपको मालूम है, ये सबको मालूम है। तो लेकिन जयपुर ही क्यों? जयपुर इसलिए कि जयपुर में उनकी पार्टी की नई नई सरकार बनी। जयपुर इसलिए कि जयपुर पर्यटन के लिहाज से नॉर्दर्न इंडिया में वो शहर है जहां पर कि सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। हमारे यहाँ साउथ में और ईस्ट में सब जगह पर बहुत अच्छा पर्यटन की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि जयपुर कोई खास है, लेकिन जयपुर को खास बनाने के लिए उनको योगदान देना है। नरेंद्र मोदी तय कर लेते हैं कि अब इस शहर को उठाना है या इस स्टेट को उठाना है, तो उसके लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। चेतन अचेतन में उनके वो चीज बनी होती है कि अब ये काम अपन को करना है, तो इस काम को करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं।
जैसे ही उनको एक चांस हाथ लगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति को विजिट करानी है, तो उनको भेज दिया कि हम आपको जयपुर के जंतर मंतर दिखाएंगे, जयपुर का किला दिखाएंगे, जो ऐतिहासिक है, जिसको विजय प्राप्त नहीं की जा सकी कभी भी। तो ये सब चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, एक साथ कई सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। और जयपुर, जहां तक अब जयपुर की मैं पेरिस से कल्पना करूं, अभी जिक्र कर रहे थे छिपा जी पेरिस की, मैं पेरिस विजिट कर चुका हूं 2 बार। पेरिस में जयपुर जैसा आनंद नहीं है घूमने का। यहाँ जो सिटी में हम घूमेंगे सड़कों पर, ये तो आजकल ट्रैफिक इतना ज्यादा आ गया है, तो इसकी वजह से जरा थोड़ा सा और भी ज्यादा थोड़ा कठिन हालात हो गए। वरना अगर ये सड़कें कम ट्रैफिक वाली हों, आप अंदाजा करिए कितना बढ़िया लगेगा इस शहर में पैदल घूमने का। चारों तरफ बहुत ही सुंदर बनी हुई जो है गुलाबी रंग तो खैर नहीं है, वो रंग तो जो है कसुमल है, इस रंग का नाम कसुमल रंग है, और ये अलग ढंग से बनाया जाता है। उससे रंगी हुई बिल्डिंगें हैं, एक जैसी बिल्डिंगें कतार में लगी हुई है, छोटी छोटी खिड़कियां हैं, वो खुलती हैं तो देखिए कितना अच्छा दिखाई देता है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो हवा महल आ जाएगा, उसके आगे चलेंगे पुरानी विधानसभा आ जाएगी। तो ये जो आनंद है, और फिर किसी भी तरफ के बाजार में निकल जाइए आप तुर्कोलिया बाजार में रहिए, आप किशनपोल बाजार में रहिए, आपको सब जगह नजारा लगभग एक जैसा ही दिखेगा। ये पेरिस में नहीं है, ये जयपुर में है। जी, तो इसलिए पेरिस, जी जी बोलिए। इसलिए पेरिस कहते हैं, मैं कहता हूँ पेरिस से ऊपर है ये तो। जी, उनको पेरिस वालों को ये कहना चाहिए कि हम जयपुर जैसे हैं, कोशिश करते हैं जयपुर जैसे होने की। तो ये पर्यटन का ऐसा सेंटर है, और यहाँ से वो दिखाएंगे शहर कि हमारे शहर कितने सुंदर हैं, यहाँ के जो कारीगर आर्टिसंस हैं वो कितने बढ़िया जो है हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। जयपुर ही ऐसा शहर है जहाँ पर कि आपको हिंदुस्तान भर के हैंडीक्राफ्ट मिल जाएंगे। बिक्री की अवेलेबिलिटी का जहाँ तक बोलते हैं ना, तो आपको बाजार में रखे हुए आपको नेपाल की चीज भी मिल जाएगी, आपको जो है दक्षिण की चीजें भी बनी हुई यहाँ मिल जाएगी, जैसे ही हाथ लगाओ। जयपुर में इतने किस्म का, इतनी क्वालिटी का कपड़ा अवेलेबल है, जो मेरे ख्याल में बहुत कम शहरों में होगा। हो सकता है कि सूरत वगैरह में, लेकिन सूरत में तो केवल साड़ियों के लिए है, छपी हुई साड़ियां का सेंटर सूरत है, और वो हिंदुस्तान भर में साड़ियां बेचते हैं, वो तो अलग चीज है। लेकिन एक ही शहर में हो सकता है कि कलकत्ता में अवेलेबल हो, क्योंकि कलकत्ता इस मामले में सबसे पुराना शहर है व्यापारिक तौर पर अगर देखें तो, यहाँ पर सबसे पहले व्यापार शुरू हुआ। तो ऐसा शहर दिखाने का अपना एक अलग आनंद है, और यहाँ व्यवस्था बढ़िया होगी, लोगों को भी आनंद आएगा कि हमारे शहर में जो है इतने बड़ी बड़ी डिग्निटीज जो है एज ए टूरिस्ट विजिट कर रही हैं। वो जैसा कि प्रोग्राम अखबारों से पता चल रहा है, वो यहाँ पर छोटा सा एक रोड शो भी करेंगे, जंतर मंतर भी देखेंगे। अभी जंतर मंतर जैसी वेधशालाएं हिंदुस्तान में ही 3 ही जगह पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये विज्ञान हमारे यहाँ कितना पुराना है, ये जब मैक्रोन देखेंगे और उनको बताया जाएगा, तो उनको पता चलेगा कि हम ही केवल बड़े हुए नहीं बैठे हैं, जी, और भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं दुनिया में। कहा जाता रहा है, और जितनी सच कहा आपने, जंतर मंतर जैसी जो वैज्ञानिक दृष्टि और सोच, और उस समय आज से कितने सालों पहले इस देश ने दिखाई है दुनिया को, और जितने लोग पर्यटक आते हैं वो जब वहां पहुंचते हैं जंतर मंतर, तो सचमुच अद्भुत और अभिभूत होकर ही वापस जाते हैं। ना सिर्फ हस्तशिल्प, ना सिर्फ जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, बल्कि उसके पीछे की जो साइंस है, वो उसमें बड़ा एलिमेंट जो है, एक्स फैक्टर जिसको कहते हैं, वो है। लेकिन सवाल ये है जगदीश शर्मा जी, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर मूव, हर कदम राजनीतिक होता है। इसमें जो राजनीति है वो मैं आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले राजेंद्र मधुकर जी, चर्चाएं देश के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति की आने को लेकर शेखावाटी में हो रही है, और दूसरे इलाकों में जब हम देखते हैं, जैसे राकेश जी भरतपुर से है, तो
जयपुर के बाहर किस तरह की चर्चाएं हैं? जी मीना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शेखावाटी भी पर्यटन की दृष्टि से सबसे समृद्ध माना जाता है। अगर आपने फतेहपुर का, चूंकि आप भी चूरू से होंगी, तो अगर फतेहपुर की जो हवेलियां हैं वो बहुत प्रसिद्ध है। मैं तो चाह रहा था कि एक दिन आप इस तरह का कार्यक्रम बनाए कि सब पूरी टीम हमारे यहाँ भी शेखावाटी में आए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पर्यटन की संपूर्ण संभावनाओं के बावजूद भी सरकारें हमेशा उदासीन रही। यहाँ हम लोहारगल के पहाड़ और यहाँ की सुरम्य जो टीले हैं, उनके बीच खड़े जो अरावली पर्वतमाला है, उस सुरम्य पर्वतमाला को देखने के लिए हर कोई लालायित है। किंतु एक विषय ये बनता है कि आखिर राज्य सरकारें क्यों इतनी उदासीन रही। ये अलग बात है कि आज हम फ्रांस के राष्ट्रपति मेट्रो आ रहे हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। जैसा कि हमारे आदरणीय जगदीश जी शर्मा ने बहुत बृहद रूप से जयपुर की गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। जगदीश जी निश्चित रूप से मैं तो कहना चाहूंगा उनके लिए कि हजारों साल नरगिस अपनी जेबी की रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। बहुत सुंदर आपने बयान किया। मैं कसुमल, जो आपने एक शब्द काम में लिया था कि विद्याधर वास्तुकार ने और राम सिंह उस वक्त राजा थे, उन्होंने आदेश दिया था कि जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा जाना चाहिए। लेकिन आज मेरे लिए नया है, जगदीश जी कह रहे हैं कि ये गुलाबी नहीं बल्कि कसुमल रंग है। तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान को जाना जाता कसुमल की, कि मारू थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढुलो दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। यही वो कसुमल केसरिया रंग है जिसके बाना पहनकर यहाँ के रण समर में जाते हैं। और यही कहना है कि यहाँ कवि मनीषी कलमकार कहते हैं कि इलान देनी आपनी माँ हाल रही लड़ाई पूत सिखावे पालने तो मरण बढ़ाई माँ। इस सुनहरे राजस्थान को देखने के लिए और उसकी राजधानी जयपुर में हमारे बीच फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे, तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जहां जाते हैं उस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध बना देते हैं। आप पिछले दिन हम देखा लक्षद्वीप जब वो गए तो मालदीव वाले जो है बहुत चिंतित हो गए थे। 3 मंत्रियों को उनको सस्पेंड करना पड़ा। अब एक मन में आई कि अयोध्या को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करना है, वो स्थान बहुत प्रसिद्ध हो गया। अब मुझे लगता जयपुर की आवश्यकता भी थी, पर्यटन की दृष्टि से सबसे समृद्ध राजस्थान है। और कल के बाद हम देख सकते हैं जयपुर में जो सैलानियों की संख्या है वो बढ़ेगी। एक हमारे मीर दर्द एक शायर हैं, उन्होंने कहा कि शेर का दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहा, जिंदगी कर रही तो ये जमानी फिर कहा। तो निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने से राज्य का राजस्व बढ़ता है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भले ही एक एंगल आप राजनीतिक दृष्टिकोण देख सकते हैं, और वो होना भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल अगर होता है तो उसको लाभ लेना चाहिए, वो ले रहे हैं। नई सरकार बन रही है, मैं तो स्वागत करना चाहूंगा, पधारो हमारे देश। जी जी बिल्कुल राजेंद्र मधुकर जी, आने वाले मेहमान का स्वागत होता है। बड़े अच्छे शेर आप सुनाते हैं तो हमारी डिबेट का जो है ना वो बढ़ जाता है, अहमियत मतलब वैल्यू एडिशन होता है उसमें। और आपने शेखावाटी की हवेलियों की चर्चा की, तो मैं तो शेखावाटी में उन हवेलियों में ही पली बड़ी हुई। और उसकी जो सबसे खास बात जो है वो ये है कि उनकी बनावट इस तरह की होती थी कि चूरू जैसी जगह में जहां से मैं आती हूँ, वहां पे सर्दी और गर्मी दोनों का ही टेम्परेचर एक्सट्रीम पर जाता है, लेकिन हमें सर्दी और गर्मी दोनों ही नहीं लगती थी, क्योंकि स्ट्रक्चर ही इस तरह का था बिल्डिंग का, पूरी हवेली का। सुबह उठते थे तब भी सूरज की किरण आती थी और शाम को भी सूरज की किरण। तो मुझे याद है मेरे पापा की दादी माँ थी, मेरी बूढ़ी दादी माँ, तो वो सुबह उनकी चारपाई दूसरी तरफ होती थी और शाम होते होते उनकी चारपाई दूसरी तरफ चली जाती थी। तो वो जो बनावट है कमरों के अंदर भी, जिस तरह से वहां पर दोनों तरफ जो जगह छोड़ी जाती है कि गर्मी और सर्दी में भी जो हवा, जो चाहे धूप की तपिश हो चाहे ठिठुरन हो, वो अंदर तक नहीं आए। तो वो शेखावाटी की हवेलियों की निश्चित रूप से उतना जो उनका पर्यटन के लिहाज से जितना महत्व अब तक हो जाना चाहिए था, उतना अभी तक भी हुआ नहीं है। और उसकी भी अगेन वही वजह है कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया पर्यटन के लिहाज से। जो पर्यटन मंत्री रहे या जो भी सत्ता में ब्यूरोक्रेसी में जो लोग रहे, उनकी प्राथमिकता उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जिस तरह से हुई। आज जैसलमेर को जितना डेवलप किया गया, शेखावाटी भी उतना ही डेवलप हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि देश के प्रधानमंत्री
राजस्थान के पर्यटन को तो एक पूरे विश्व में लाने का ये प्रयास है ही, लेकिन इससे राजनीतिक प्रयास क्या है जगदीश शर्मा जी? ऐसा है मीना जी, राजनीतिक प्रयास तो कोई इतने बहुत ज्यादा इसमें मेरे ख्याल में लक्ष्य में नहीं रखा होगा, क्योंकि मैक्रोन को जयपुर विजिट कराना इसमें बड़ी राजनीति नहीं है। उनको थोड़ा बहुत बिल्टअप यही करना है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इंडिया को उसमें मेंबर बनना है। बहुत सारे कंट्री उसके लिए तैयार हैं, और जो 5 वहां पर ऐसे देश हैं जिनके पास की अलग शक्ति है, उनमें एक फ्रांस भी है, तो उस फ्रांस पहले भी इंडिया के प्रति जो है ये भावना रखता था कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कई सारे लोग अभी भी बहुत सारे सहमति नहीं है, चीन जैसे देश इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये है तो बार बार हिंदुस्तान ये कोशिश करता है कि फ्रांस को भी तैयार करे, और देश भी तैयार होते हैं। और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो कि जिन्होंने खुलेआम कहा भी है कि हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल मुद्दा है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का, बहुत पुराना मुद्दा है। अगर उसमें प्रधानमंत्री कामयाब हो जाते हैं, जो अभी तक संभव हुआ नहीं, 5 जो वीटो पावर वाले देश हैं उनमें से 3 का होना जरूरी है, और उसकी सहमति अभी तक जो बन नहीं पाई थी। जगदीश शर्मा जी, संभावनाएं कितनी देखते हैं आप इससे, इस कदम से? और आज जो ग्लोबली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जो तस्वीर बनाने में कामयाबी हासिल की है, उससे अगर ये कदम और ये फैसला और ये भारत के पक्ष में अगर आ जाता है, क्योंकि आज विदेश मंत्री भी बहुत जबरदस्त ढंग से भारत की पैरवी जिस तरह से करते हैं, जितनी मजबूती के साथ करते हैं, कितनी संभावनाएं बढ़ जाती है आज के परिप्रेक्ष्य में? मैडम, ऐसा है कि मुझे मालूम नहीं कि भारत और फ्रांस के बीच जो डिप्लोमेटिक चैनल पर बातचीत चल रही है, वो या हमारे जयशंकर जी किस लेवल की डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम किस लेवल पर तक उनको समझा पाए या कर पाए हैं, ये मेरी जानकारी में अभी तक है नहीं, अखबारों में आया नहीं है अभी इस बारे में कुल तुरंत तो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी में अब ये जरूर आ गया है एक ठुनका, जिसको बोलना चाहिए कि पहले हम कटोरा लेके खड़े होते थे जगह जगह पर जाकर कि हमको ये दे दीजिए, हमारी ये मदद कीजिए, हमारा ये। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस पॉलिसी को बिल्कुल उलट कर दिया है, और अब वो अपने अधिकार या अपनी ताकत या हिंदुस्तान की जो अपनी वजूद है, उस वजूद की समृद्धता जो है उसको दिखाकर उसके लेवल पर बराबरी की बात करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट करने का खेल नहीं है कि फ्रांस से हम रिक्वेस्ट करें कि भाई हमको ये सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप दिलाने में मदद करिए आप। ये खेल तो उनको ये दिखाना है कि आप जो है कैपिटल टाउन ही नहीं है हमारे यहाँ दिल्ली, या हमारे यहाँ मेट्रो टाउन ही नहीं है बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई जैसे। हमारे यहाँ एक स्टेट कैपिटल भी इतनी समृद्ध है कि आप जयपुर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ किस किस जमाने में क्या क्या होता रहा है। तो मैं वो पिछली वाली बात मेरी अधूरी रह गई थी कि जंतर मंतर दिखाने का उनको ये है कि जिस समय आपकी घड़ी नहीं बनी थी, जिस समय आपका कोस्मोस को स्टडी नहीं किया गया था साइंटिफिक तरीके से साइंटिस्टों ने, उससे पहले हमारे यहाँ ये समृद्ध शिक्षा या ये समृद्ध जो है ज्ञान मौजूद था, जो केवल सूरज की रोशनी से टाइम पता लगा लेता था। आप जंतर मंतर विजिट किया होगा आपने, तो वो देखा होगा सूर्यकर्णी मंत्र। तो वो उनको बताना था, उनको ये समझाना था कि जब फ्रांस या अमेरिका या ब्रिटेन जैसे जो समृद्ध टेक्नोलॉजी के समृद्ध सेंटर हैं, इजराइल जैसे, उनको भी जब ज्ञान नहीं था, तब हमारे यहाँ पर बाकायदे ज्ञान की ऐसी परंपरा थी जो बाकायदे पूरे कोस्मोस को गिनती करना या उसको स्टडी करना, वो सब हमारे पास मौजूद था। तो ये जो है जानकारी देकर उनको ये बताना है कि हिंदुस्तान में कितनी समृद्ध परंपरा शिक्षा, ज्ञान की और कामकाज की, सोसाइटी की, इनकी समृद्ध परंपराएं हमारे यहाँ मौजूद है। इससे हम उनको ये प्रभावित करने की कोशिश करेंगे
कि देखो हमारे ऊपर दया करने की जरूरत नहीं है, हम दया नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे कि हमको सब सिक्योरिटी। अब हिंदुस्तान उस कैटेगरी पर आ गया है कि इसको दुनिया की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो अभी आप कह रहे थे कि जिनके पास वीटो पावर है, वो वीटो पावर वाली कंट्रियों में हिंदुस्तान को शामिल होना चाहिए। जी ये ताकत हम कई तरीके से दिखा चुके हैं। हमारी सैन्य ताकत इतनी है, हमारी डिप्लोमेटिक ताकत इतनी है, हम आर्थिक शक्ति भी अब तीसरे नंबर पे आने वाले हैं, 5वें पर तो पहुंच ही गए, 4 पे हम अभी चल रहे हैं लगभग, चौथे नंबर की इकोनॉमी पर लगभग हम चल रहे हैं दुनिया की। तो हम जब इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो ये दुनिया की बाकी दूसरी बड़ी शक्तियों की एक तरीके से जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडिया को वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर आए ताकि संतुलन बन सके, ईस्ट वेस्ट का संतुलन बन सके। ये सारी बात है। तो ये एक तरफ तो जो सवाल अंक गणित और ज्योतिषियों का जो शोध केंद्र रहा जंतर मंतर, वहां दिखाने का लाने का मकसद जो है वो वैज्ञानिक समृद्धता जो भारत के इतिहास का हिस्सा रही है उससे परिचित कराना है। लेकिन दूसरी तरफ कूटनीतिक रूप से कहें तो स्थायी सुरक्षा परिषद में सदस्यता को लेकर भी जितने प्रयास भारत की तरफ से, लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी सच्चाई, कड़वी सच्चाई ये भी है कि हमें अभी तक हिंदुस्तान की राजनीति और पॉलिसीज को प्रभावित और दिशा देने का काम अमेरिका और यूरोप से अलग अलग समय में होता आया है। कहते और सुनते हम ये भी हैं राजनीतिक और कूटनीति के जानकारों से कि हमारे यहाँ आज जिस आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट खास करके अमेरिका जैसे और यूरोपीय राष्ट्रों को इसलिए सूट करती है कि वो इस्लामिक जो टेररिज्म आया उससे इतना थक गए थे कि उन्हें एक बैलेंस पावर हिंदुस्तान के रूप में खड़ा करना आज जरूरी लग रहा था, और इसलिए हिंदुस्तान उस स्थिति में आज अपने आप को देख भी रहा है। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को ये सूट भी कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें सूट कितना करता है, वो अपनी कंफर्ट से देखते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान अगर यूएन में स्थायी सुरक्षा परिषद की सदस्यता देखता है तो ये उन्हें सूट करता है कि नहीं? राजकुमार शर्मा जी, इसको लेकर कोई पार्टी के स्तर पर कोई चर्चा कभी होती है कि फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे क्या हो रहा है, उससे हमारी ताकत जो है उसको लेकर क्या असर होगा? कल भारत में क्योंकि जयपुर में आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, तो इस संदर्भ में स्वाभाविक हम, हालांकि हमारा ज्यादा विषय तो राजस्थान पर उसका असर ही समझना है, लेकिन क्योंकि इसका असर वहां पर भी है, विदेश नीति पर भी है, तो कोई इस तरह की चर्चा होती है राजकुमार जी? देखिए मीना जी, पहले के जमाने में तो चर्चा हुआ करती थी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी साहब हुआ करते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी होती थी, राजीव जी होते थे, तब वो ऐसे इवेंट्स पर, ऐसे मौकों पर वो सभी विपक्षी पार्टियों को बुला करके जो विदेश से गेस्ट आते थे उनके साथ चाय पे चर्चा करवाते थे, उनके निवास पर उनको ले जाया करते थे या राष्ट्रपति भवन में या प्रधानमंत्री आवास पर उन गेस्ट को लाया जाता था। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो देश के बड़े लोग हैं, जो देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या देश की हस्तियां हैं, उनसे मिलवाया जाता था और उनके विजन को एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाता था, शेयर किया जाता था। लेकिन जब से 9 साल से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अब ये एकलो चालों के राज पे चलते हैं। ये इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? आदमी बहुत अच्छे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, विजन इनका क्या है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये चाहते हैं पूरा देश मेरा रहे, इस देश में कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं रहे। जबकि पहले ये होता था, आदरणीय वाजपेयी साहब थे, जब कोई गेस्ट आता था तो वो और पॉलिटिकल पार्टियों को बुलवाते थे, जो हिंदुस्तान के जो इम्पोर्टेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी बुलाया जाता था, चाय पे, डिनर पे, लंच पे चर्चा होती थी और एक दूसरे के विचार एक्सचेंज करते थे, शेयर करते थे। तो उससे क्या है कि विदेशों में हमारी थाक और बढ़ती थी। इंदिरा जी भी ऐसे ही क्या करती थी। तो मेरा ये सुझाव है भारत के प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल के ऊपर कि जयपुर आ रहे हैं, निश्चित तौर पे जयपुर आ रहे हैं, उनका स्वागत है, पधारो मेरे देश के तहत। फ्रांस के राष्ट्रपति जी का भी स्वागत है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन देश के हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनका मैं भी अपनी ओर से, पार्टी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन वो जो परंपरा पहले चलती थी, अगर वो परंपरा अब भी जीवित रहेगी तो निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। लता मंगेशकर जी एक जमाने में हुआ करती थी, उनके साथ चर्चा होती थी। देश के हमारे बड़े खिलाड़ी कपिल देव हुआ करते थे,
गावस्कर हुआ करते थे, उनके साथ चर्चा होती थी। हमारे जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो पूर्व राष्ट्रपति होते थे, उनके साथ चर्चा होती थी। हमारे जो आर्थिक जो मजबूत लोग हैं, चाहे टाटा साहब है, चाहे अंबानी साहब है, चाहे अडानी साहब समाज है, के उनके अलग साथ अलग चर्चा होती थी। क्षेत्रों तो के एक लोगों नया से नया मिलवाने का एक सिलसिला आपका कहने का मकसद है। राकेश वशिष्ठ जी, आप बड़ी असहमति जता रहे हैं राजकुमार शर्मा जी की बात से अपनी मुस्कुराहट से। देखिए मीना जी, मैंने जगदीश जी की भी बात सुनी, उनका पॉलिटिकल व्यू भी देखा कि राजनीतिक क्या हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात भी सुनी। लेकिन मुझे मेरा जो विचार है, मैं जो सोचता हूँ वो थोड़ा अलग सोचता हूँ। आप ये देखें, 1956 से जब से ये विभाग बना, पर्यटन विभाग, और 2023 तक के लास्ट दिसंबर तक ये एक फॉर्मल विभाग के रूप में जिसको माना जाता था, वो ऐसा कोई राज्य मंत्री बना दिया इसका प्रभारी, कोई ऐसा कमजोर मंत्री बना दिया प्रभारी जिसको मंत्री पद को देना है लेकिन ज्यादा करने कैपेबल नहीं है। बजट भी इनको बहुत कम मिलता था पर्यटन विभाग को। मेरी जो सोच है वो ये है कि पहली बार ऐसा मुझे लगा कि एक मजबूत इस प्रधानमंत्री ने, सरकार ने, खासतौर से प्रधानमंत्री ने इस बात को समझा कि राजस्थान में आपके पर्यटन का विकास कर करें हम वहाँ रोजगार बढ़ा सकते हैं और यहाँ हर तरह की प्रगति में एक तरह का इजाफा हो सकता है। इसके लिए उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर उनको दिया के साथ ये पर्यटन विभाग भी उनको दिया। अब दिया कुमारी जो इसकी मंत्री बनी है, आप पहले दिन से उनकी मीटिंग उठा के देख लीजिए। पहले दिन उन्होंने मीटिंग की, अभी एक हफ्ते पहले उन्होंने अधिकारी से पूछा आपने किया क्या, आप 8 करोड़ रुपया आप विदेश यात्रा पर खर्च किया है 5 साल का, मुझे बताइए पहले आप क्या काम करते रहे, आप केवल ये टीएडीए बनाते रहे या और भी कोई काम किया। दूसरी बात ये वो पर्यटन उद्योग से लगी हुई है, जुड़ी हुई है, वो उनकी रुचि भी है पर्यटन उद्योग में और वो अन्य विभागों के साथ साथ इस विभाग में तादाद से ज्यादा रुचि ले रही हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का इस बार जो फोकस है वो इस बात का पर्यटन उद्योग को ज्यादा से ज्यादा उन्नत किया जाए जिससे रोजगार बढ़े। ये इसमें कोई दो राय नहीं। पर्यटन आपकी आवाज नहीं आ रही है राकेश जी, अचानक आपका ऑडियो कम हो गया है। नहीं राकेश जी, अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं हम आपको, आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो गया। मेरा सुझाव अच्छा नहीं लगा ना, इसलिए उनका ऑडियो डिस्टर्ब हुआ है। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से काम करती है, उसको सुझाव क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है राजकुमार जी। और आप अपनी जगह सही है, आपकी बात बहुत लॉजिकल है, समझ में आती है, स्वाभाविक है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो फैक्ट शीट है, हकीकत है, सच्चाई है कि राजस्थान में अगर पर्यटन मंत्री जितने भी रहे पिछले लंबे समय के इतिहास को देखें, पिछले 5 साल को देख लीजिए, विश्वेंद्र सिंह ने क्या किया पर्यटन मंत्री के रूप में रहते हुए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। तो वैसे ही पर्यटन की उपेक्षा हुई, और उपेक्षा हुई इसलिए पर्यटन की जो क्षेत्र डेवलप होने चाहिए थे, जैसे राजेंद्र मधुकर जी शेखावाटी का जिक्र कर रहे थे, तो कहीं किसी का ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। और जो पिछले मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह, वो तो अपनी पारिवारिक क्लेश और जो पार्टी की क्लेश जो है उससे ऊपर ही नहीं उठ पाए। एक तो घर में उनके, तो उनका घर छूटा हुआ था, तो पर्यटन विभाग उनके लिए बस एक जो जगह, एक होटल जो है उनके लिए उनका घर बना हुआ था, और इसके बाद कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में वो उलझे हुए थे, तो पर्यटन में उनका ध्यान था ही नहीं, ये हमको सबको मालूम है। इसके अलावा फिर आरटीडीसी से उनके साथ जिस तरह से धर्मेंद्र राठौड़ को लगाया गया, तो दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं था। उसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ का कोई विजन नहीं था आरटीडीसी को लेकर, तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ। आरटीडीसी ने इतना लोन कभी नहीं लिया जितना धर्मेंद्र राठौड़ के समय में आरटीडीसी के ऊपर लोन हुआ, कोई कारण नहीं था। बहरहाल मुद्दा ये है कि हम क्या कर रहे हैं हमारे प्रदेश के लिए। जब चेयर पर लोग आते हैं, पर्यटन लोगों के लिए, जो पर्यटन मंत्री या सेक्रेटरी है उनके लिए अगर कमाई का जरिया बन जाए, तो फिर जो 8 करोड़ का या 18 करोड़ का या 80 करोड़ का हिसाब ही मांगते रहेंगे मंत्री नए आने के बाद। बहरहाल नई मंत्री क्या करती है ये देखना होगा, क्योंकि एक मंत्रालय नहीं है उनके पास, बहुत सारे मंत्रालय हैं।
और उन सब मंत्रालयों के साथ वो कैसे न्याय करेंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि जगदीश शर्मा जी, सवाल ये है कि जिस मकसद के साथ देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, कूटनीतिक, प्रदेश के स्तर पर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम इसको देखते हैं तो उस पे भी इसका असर आने वाले दिनों में नजर आएगा। देखो मीना जी, ऐसा है, चुनाव वगैरह तो हिंदुस्तान में चलता ही रहता है। मतलब हर 6 महीने में कोई न कोई स्टेट में चुनाव होता है। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो ये बड़े चुनाव हैं। अब इन बड़े चुनाव में एक दृष्टि तो होती है, हम भी देख सकते हैं इस दृष्टि से कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ तो अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन उन्होंने अब इतना बड़ा प्रमोशन कर लिया इस सप्ताह उन्होंने, कि जिसके लिए छोटे छोटे प्रमोशन कोई मायने नहीं रखते। इतना बड़ा प्रमोशन राम मंदिर वाला कर लिया है उन्होंने कि जयपुर में विजिट करें और फ्रांस के राष्ट्रपति को विजिट कराएं। ये कोई बहुत बड़ी घटना मेरे हिसाब से नहीं साबित होगी। लेकिन जी, आमेर जो है वो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र था। आमेर कांग्रेस के पास चला गया, बीजेपी के पास नहीं है। आमेर से जुड़ी हुई 2 और सीटों को देखें तब भी उनमें भी नुकसान हुआ है। तो जयपुर ग्रामीण जो है उस पर इस तरह की यात्राओं के माध्यम से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये भी एक चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी 3-4 और जो कि जिसके लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी हो रही है कि अगर 3-4-5 सीट भी किसी तरह से लोकसभा में बड़े चेहरों को उतारकर फाइट दे कांग्रेस पार्टी, तो ऐसे में इस तरह की चीजें भी कुछ मददगार होगी बीजेपी के लिए? नहीं, इसमें पॉलिटिकल जैसा तो कुछ है नहीं, और आमेर कॉन्स्टिट्यूंसी पे इसका असर पड़ता हो, क्योंकि वो आमेर फोर्ट जाकर आ रहे हैं तो वो आमेर के लोगों से नहीं मिलेंगे, आमेर के पब्लिक के बीच में नहीं रहेंगे। वो आमेर फोर्ट जरूर देखेंगे, लेकिन उस दिन आपने नोटिफिकेशन अखबार में पढ़ा होगा, फोर्ट उस दिन ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, वहां पर्यटकों की विजिट रोक दी गई है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब कि आमेर की जनता तो ये पहले से जानती है कि हमारा ये जो आमेर फोर्ट है, वो आमेर फोर्ट जो है वो सारे दुनिया के पर्यटकों को लुभाता है, आकर्षित करता है। लोग देखते हैं इसको तो सचमुच में आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने पुराने फोर्ट होने के बावजूद इसमें किस किस तरीके की सुविधाएं तब विकसित की गई थी। ये जो है मेरे ख्याल में चुनाव को लेकर इसका कोई बहुत ज्यादा असर मैं देखता नहीं है। अर्थ नहीं है। तो ऐसे में नई सरकार बनने से, और क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ पर जब किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से उसमें भी बड़ा फर्क आएगा। दिल्ली से बाहर लेकर आते हैं और एक टूरिज्म का एस्पेक्ट तो बहुत बड़ा है ही, खूबसूरती दिखाने का मकसद भी है। हमारे मेहमान जब घर में आते हैं तब भी हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें बेहतर अच्छे ढंग से मेहमान नवाजी करें। तो ये मेहमान नवाजी का ही गढ़ बना है जयपुर, राजस्थान की राजधानी। इसी रूप में हमें इसको समझना चाहिए। गोविंद सिंह छिपा जी, इस मेहमान नवाजी में बस जो परेशानियां हो रही हैं वो सरकार का मिसमैनेजमेंट है क्या? स्कूल के मैसेजेस आते हैं अचानक कि 1:30 बजे की जगह 12 बजे अपने बच्चों को लेकर जाइए। कुछ लोग अपने दफ्तरों में हैं, बीच में भाग रहे हैं। प्रोग्राम तो 15-20 दिन पहले से तय है, तो आज पहले दिन किस तरह से मैनेजमेंट रखना है, उस दिन किस तरह से रखना है, थोड़ी तैयारियां और बेहतर हो सकती थी। ट्रैफिक का जो बदहाली है वो नहीं हो, स्कूल के बच्चों को परेशानी नहीं हो, कुछ इस तरह की कमियां जो छोटी मोटी रह रही हैं। इतने बड़े आयोजन की तैयारियां भी उसी बड़े स्तर पर होती है, इनको रोका भी जा सकता है, टाला भी जा सकता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है गोविंद जी। मैं मिसमैनेजमेंट पर भी आऊंगा, लेकिन जो 2-3 विषय भी बीच में आए हैं कि अभी एक विषय छूट रहा है अपन सबसे। एक वाजपेयी जी की सरकार में ग्रामीण पर्यटन शब्द एक चला था। ये तो संभव नहीं है कि इमानुएल मैक्रोन साहब को गांव ढाणी तक दिखाए जाएं, क्योंकि विदेशी मेहमान हैं, उनकी सुरक्षा, उनका समय, उनकी सुविधा, अनेक बातों का चिंतन करते हुए जो शॉर्ट टर्म का जो बना है। लेकिन जब वो फ्रांस में जाएंगे, यहाँ के खूबसूरती की, यहाँ की मेहमान नवाजी की बात करेंगे, तो वहां से फ्रांस से जो जनरल पब्लिक आएगी यहाँ पे,
तो ग्रामीण परिवर्तन पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है निश्चित रूप से, क्योंकि ये ग्रामीण पर्यटन क्या होता है कि इसमें आप गांव में ढाणी में एक अगर आपके पास जगह है और आपके पास सुरक्षा और सुविधा आप दे सकते हैं विदेशी मेहमानों को, तो इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा हमारे ग्रामीण भाइयों का। मैं अभी आप ही के डिबेट में ये अभी मैं सुना कि 8 करोड़ का लोन, भाई ये जो डिपार्टमेंट है पर्यटन, ये तो कमाऊ पूत है, इससे तो रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए, इसको लोन लेने की जरूरत ही कहाँ पड़ गई। तो ये वाकई एक मिसमैनेजमेंट तो ये है। अब मैं आता हूँ आपकी जो पब्लिक की जो परेशानी होती है, और ये बिल्कुल सही बात है। मैं ईमानदारी से इसको स्वीकार करता हूँ कि जब भी मेहमान आते हैं, चाहे किसी भी बड़े आदमी का दौरा होता है, तो शहर डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसके फायदों को देखें, देखिए विदेशी मेहमान आ रहे हैं 1.5-2 घंटे की, ऐसा तो है नहीं कि 2 बजे से लेके 7 बजे तक जब वो जयपुर शहर में रहेंगे तो पूरा बिल्कुल जाम ही कर दिया है। उनके एयरपोर्ट से लेके और उनके त्रिपोलिया तक या सिटी पैलेस तक पहुंचने में जो 10-1 मिनट का समय लगता है, और 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में, आप इसको देखिए आधा घंटा 2-2:30 बजे के आसपास का, और शाम को 7 बजे जो वो वापस जाएंगे 7 से 7:30 तक। इसके अलावा बड़ी कोई परेशानी जयपुर शहर को होने वाली नहीं है। अब आपने कहा कि जी 2 बजे का समय है, 12:30, देखिए अगर 2 बजे का बच्चों का समय है तो मैं तो इसको मैनेजमेंट ही कहूंगा कि प्रशासन ने इसको 12:30 का समय छुट्टी करने के लिए कह दिया है। ये तो मैं मेरी शब्दों में, तो मेरी जो भावना है, मैं तो इसे मैनेजमेंट ही कहूंगा कि आप 2 बजे अगर बच्चों को छोड़ेंगे तो कैओस हो जाएगा। गोविंद जी, आपको बिफोर टाइम, मैंने ये कहा कि अगर ये प्री प्लान होता तो बच्चों के पेरेंट्स को भी 2 दिन पहले सूचना मिल जाती कि भाई 24 तारीख को आपको 12 बजे लेकर जाना है। यही तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। 24 तारीख को जब बच्चे पहुंच रहे हैं तो 10 बजे स्कूल से मैसेज आता है कि आप 12 बजे ले लीजिए। उसमें बहुत सारे पेरेंट्स को परेशानी हो सकती है, हालांकि ये बहुत छोटा विषय है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे इसमें एक छोटी सी बात है इसमें। देखिए कि ये प्रधानमंत्री जी का और फ्रांस के राष्ट्रपति जी का जयपुर आना, ये मेरे ख्याल से कल ही तय हुआ है, बहुत पहले प्लान नहीं हो गया था ये। आपको बहुत देर से जानकारी है, इसका मतलब ये जानकारी नहीं, देखिए अभी कल तक तो ये खबर थी कि सच सुनना पसंद नहीं करती है, सच सुनना पसंद नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। अरे राजकुमार जी, आपके लिए तो मेरे पास ये कहने के लिए है कि अगर आपको वाजपेयी जी और मोदी जी की आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो आप बीजेपी में आ रहे हो क्या? मैं तो आपके लिए तो ये कहना चाह रहा हूँ। विपक्ष में तारीफ नहीं हो सकती गोविंद जी, विपक्ष में रहकर कभी तारीफ नहीं हो सकती। आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। नहीं, ये कह रहे थे कि मोदी जी की अभी वाजपेयी जी की तारीफ कर रहे थे, अभी मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई राजकुमार जी तो मुझे लगता है कल सुबह बीजेपी में ही आने वाले हैं। आपको बधाई देनी चाहिए। ऐसा है क्या राजकुमार जी? चुनती काटने की बजाय आपको बधाई देनी लगातार चाहिए। नेताओं को तोड़ो, अपनी पार्टी में डालो। अरे हम तो स्वागत करेंगे, आप जैसे अच्छे नेता हमारी पार्टी में आएंगे तो हम तो स्वागत करेंगे भाई। जी, विषय पर आते हैं। मिसमैनेजमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का, उसे कम किया जा सकता है अगर थोड़ी और ज्यादा प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से काम हो तो। इस बात को आप मानते हैं? मानेंगे तो ज्यादा अच्छा। नहीं, बिल्कुल देखिए बिल्कुल संभावनाएं, मैं ये कहूँ कि नहीं साहब इससे अच्छा तो मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता था, ये तो अतिशयोक्ति होगी और ये तो गर्वोक्ति होगी, जो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। हमेशा हर व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होती है, निश्चित रूप से इसमें जो भी कमियां खामियां रहेंगी अगली बार सुधार करेंगे, हम मानेंगे। जी राजकुमार जी, धन्यवाद आपका। राजकुमार जी अब बताइए, आप नरेंद्र मोदी जी की और वाजपेयी जी की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? गोविंद जी को अच्छी नहीं लग रही है? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मैडम क्या बात कर रहे हो आप? वाजपेयी साहब तो पूरी दुनिया में सम्मानीय थे, इंदिरा गांधी जी पूरी दुनिया में सम्मानीय थी, और वो सबको साथ लेके चलते थे, सबका सम्मान करते थे। वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, इनको भी देश में जानते हैं लोग। 56 इंच का सीना है आपका, लेकिन आप सबको साथ लेके नहीं चलते हैं, ये पूरा देश जानता है। कल मंदिर का उद्घाटन देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी न जाने कहां घूम रहे थे, देश के गृह मंत्री न जाने कहां घूम रहे थे। आडवाणी साहब जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उनका तो अता पता ही नहीं था। सोनिया जी कहाँ घूम रही थी? राहुल जी कहाँ घूम रहे थे?
गोविंद अरे जी, हमारे नेताओं की चिंता हम कर लेंगे, आपके नेता कहाँ घूम रहे थे, क्यों दूरी बना ली? गोविंद जी प्लीज 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 बीच में मत बोलिए और विषय पर ही बने रहिए, ज्यादा अच्छा है। विषय की गरिमा बनाए रखिए। राजकुमार जी, आपका ऑडियो वापस नहीं आ रहा है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से इस पूरे आयोजन को किया जा रहा है, इन सब के बीच विपक्ष का ये जो बार बार सवाल या आरोप लगता है देश के प्रधानमंत्री पर, एकला चलो की नीति, ये अपने आप में एक शोध का विषय हो सकता है। क्योंकि दरअसल जो अकेला नहीं चला, उसके साथ लोगों को लेने में पसीने छूट गए और वाजपेयी जी एक वोट से अपनी सरकार गिरा कर चले गए। कोई उनके पास विकल्प नहीं बचा, एक वोट से उनकी सरकार चली गई। अब अपने परम श्रद्धेय जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको वैसे सरकार जाते हुए देखना, जिस पीढ़ी को अच्छा नहीं लगा, वो पीढ़ी अब एकदम अकेले चल रही है। इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए, राकेश जी। देखिए मीना जी, अपने नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अलग है, वाजपेयी जी की पॉलिटिक्स अलग है। वाजपेयी जी की पॉलिटिक्स में जो आपने इंगित किया, एक वोट से सरकार गिर गई, वो बड़े सॉफ्ट थे और कभी वो समाजवादी गांधीवादी की बात कर गांधीवादी समाजवाद की बात करते थे, कभी किसी की बात करते थे। एक उनके सामने समस्या ये थी कि इतने लिबरल होने का कारण उनका एक भी था, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। संवित सरकार, एनडीए की सरकार थी, इसको लेकर के चल रहे थे। नरेंद्र मोदी से आप ये अपेक्षा कतई नहीं करें। नरेंद्र मोदी जी अब इतने सशक्त हो चुके हैं, इतने सबल हो चुके हैं कि और जो पार्टी के लोग हैं ना, यही भागते फिर रहे हैं उनसे। इनको हमेशा डर लगा रहता है कि कब हमारे टूट फूट हो जाए, कब पहुंच जाए। एक इनका जो पिन पॉइंटेड जो टारगेट है, वो पिन पॉइंटेड टारगेट पर चल रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता उनके इस टारगेट को सफल बनाने के लिए उनका साथ दे रही है। साथ इस मायने में दे रही है कि जिस इलेक्शन में भी चुनाव लड़, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा, वो आपका लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वो जनता की नब्ज पहचान गए हैं कि उनको वोट कहां से मिल सकती है और कैसे मिल सकती है। अब रामलला का जो मुद्दा है, जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी, 370 का मुद्दा है, जिसकी कल्पना नहीं की थी कि कभी इस तरह का भी समाधान इस तरह का हो सकता है। अब सीए भी आने वाला है, समान आचार संहिता भी आने वाली, जो बीजेपी के बेसिकली जो विषय थे, जिनके लिए सन 1950 से लड़ाई लड़ रही थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के अब तक लड़ाई लड़ रही थी, उनको वो पूरा करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता उनके साथ उनमें सहभागी बन रही है उनको बनाने के लिए। ये बात अलग है, किसी राज्य में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में सत्ता उनके पास है और पिन पॉइंटेड होकर के वो अपने सत्ता की बचाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इनसे ये उम्मीद अस्तित्व की जंग में सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। राजकुमार शर्मा जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोपों के बीच भी अगर वो अपनी सत्ता बचाए रख रहे हैं और सत्ता के लिए राजनीति में आते हैं, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो राजकुमार जी, एक बात तो साफ है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के इस राजस्थान टूर के साथ भी हिंदुस्तान की फ्रांस के साथ रिश्तों में एक नई दिशा आएगी। आपका ऑडियो नहीं है राजकुमार जी। राजकुमार जी, अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आप अपने डिवाइस को चेक करिए प्लीज। नहीं, आपको नहीं सुन पा रहे हैं राजकुमार जी। जगदीश जी, आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी। देखिए मैम, हाँ जी, ऐसा है कि जो कह रहे हैं कि अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा जाए, इस तरीके से कि अपनी सत्ता को और आगे विस्तार देने के काम को वो कितनी कुशलता से करते, क्योंकि उनकी सत्ता को थ्रेट नहीं है कोई। बिल्कुल। बचाए रखने का मतलब तो तब होता है कि जब उनकी सत्ता को कोई थ्रेट हो, किसी तरीके की झूल, कहीं ऐसे कॉलिजन में वो हो जिसमें कि उनको लगता है कि कोई दूसरी पार्टी जो उनके एनडीए का पार्ट हो सकती है वो छोड़ के चली जाएगी तो ये अल्पमत में आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो अपने, बल्कि अब तो नया नारा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आपने सुना ही होगा सब लोगों ने, कि इस अब की बार 400 पार।
400 पार का मतलब है कि वो उस स्टेज पर पार्टी को ले जाना चाहते हैं जहां अगर वो चाहें तो इस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल सकते हैं। जी इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं और फिर और भी बहुत बड़े बड़े काम होंगे। मैं ये मानता हूं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी की जो ये ललक है, मैं इसको ललक मानता हूं कि उनकी अंदरूनी इच्छा उठती है ये काम और कर दूं, ये और कर दूं, और वो कर देते हैं सब काम। वो इस तरीके से प्लानिंग करते हैं, इस तरीके से चीजों को तराशते हैं, इस तरीके से चीजों को घुमाते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, सब जो कुछ भी करते हैं उसका लक्ष्य उनका एक ही होता है, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को मैं बेहतर दुनिया में बेहतर कंट्री बनाकर छोड़ूं, जिसकी तरफ पूरी दुनिया देखे तो गर्व महसूस करे कि ये भी एक देश है, ये भी एक देश है जहां पर की कोई झंझट नहीं है। आरोपों के बीच जो देश के प्रधानमंत्री पर इस वक्त लगते हैं, एकला चलो, कैमरा फ्रेंडली, पार्टी में डिक्टेटरशिप, लोकतंत्र विरोधी, इन तमाम विपक्ष के आरोपों के बीच भी ये कड़वी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में हिंदुस्तान की एक नई जगह बनाने में सफल नजर आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति कल जयपुर आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ उनकी जयपुर भ्रमण, जयपुर टूर की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 24 पर कल भी दिखाएंगे। कल भी चर्चा करेंगे उनके आने से राजस्थान के अर्थव्यवस्था, पर्यटन और राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ हासिल होगा। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।